नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं समय में पीछे और प्राचीन भारत के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्होंने आज के विज्ञान को भी सच कहूं तो हैरान कर रखा है। हम देखेंगे कि कैसे उस दौर के लोगों ने कुछ ऐसी अद्भुत चीजें बनाई जो आज भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई हैं। तो इसकी शुरुआत एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली से करते हैं। दिल्ली में खड़ा ये लौह स्तंभ, जरा इसे देखिए। 1500 साल, इतने सालों से ये धूप, हवा और बारिश सब कुछ झेल रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पर जंग का एक भी निशान नहीं है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? बस यही सवाल हमें हमारी आज की खोज पर आगे ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जो स्तंभ है ना, ये सिर्फ एक खंबा नहीं है, बल्कि ये तो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये स्तंभ 7.2 मीटर ऊंचा है, मतलब एक 2 मंजिला इमारत से भी ज्यादा, और वजन 3 टन से भी ज्यादा। और इसे बनाया गया था आज से लगभग 1500 साल पहले। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना आज की आधुनिक मशीनों के इतना भारी और इतना ऊंचा स्तंभ आखिर बनाया तो बनाया कैसे गया होगा? अब सवाल ये उठता है कि हमें इसकी उम्र का पता कैसे चला। इसका जवाब इस पर खुदे एक अभिलेख में मिलता है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है और इतिहासकारों का मानना है कि ये संभवतः गुप्त वंश के थे। गुप्त काल को वैसे भी भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और ये स्तंभ उसका एक बेहतरीन नमूना है। ये स्तंभ दिखाता है धातु विज्ञान में उनकी महारत को, मतलब मेटल्स के साथ काम करने की जो कला होती है। और ये कोई अचानक मिली कामयाबी नहीं थी, इसके पीछे सालों का ज्ञान था। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक अपने फन के सच में उस्ताद थे। अरे हड़प्पा के कारीगर तो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की कला में माहिर थे। और यहीं से एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर वो लोहे के साथ ऐसा कमाल कर सकते थे जो समय को भी मात दे दे, तो फिर सोचिए पत्थर और ईंटों से उन्होंने क्या क्या करिश्मे नहीं दिखाए होंगे। तो चलिए अब उन शानदार इमारतों की दुनिया में चलते हैं जो आज भी अपनी कहानी सुनाती हुई सिर उठाए खड़ी हैं। उस दौर के सबसे खास निर्माणों में से एक थे स्तूप, जैसे कि सांची का महान स्तूप। अब स्तूप होता क्या था? ये एक टीले जैसा होता था जिसके अंदर बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता होता था जिसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को वेदिका नाम की एक सुंदर रेलिंग से घेरा जाता था और इसके जो एंट्री गेट्स होते थे, जिन्हें तोरण कहते थे, उन पर तो कमाल की कलाकृतियां बनी होती थी। जब मंदिरों की बात आती है तो दो बिल्कुल अलग और लाजवाब तकनीकें देखने को मिलती हैं। एक तरफ थे भीतर गांव जैसे मंदिर, जिन्हें एक एक ईंट जोड़कर नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया, और वहीं दूसरी तरफ महाबलीपुरम जैसे मंदिर, जिन्हें बनाया नहीं गया बल्कि एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। महाबलीपुरम का ये जो पूरा मंदिर परिसर है ना, ये बनाया नहीं गया, इसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। जरा सोचकर देखिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग और कितना धैर्य लगा होगा इसमें। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी विशाल पहाड़ को ही एक मूर्तिकार ने अपनी छेनी से एक खूबसूरत मंदिर में बदल दिया हो। लेकिन ये शानदार इमारतें सिर्फ पत्थर और ईंट के खाली ढांचे नहीं थीं। इनके पत्थरों में, इनकी दीवारों में उस दौर की कहानियां गूंजती थीं। ये वो दौर था जब पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहानियों और कविताओं की मानो एक लहर सी चढ़ रही थी। लगभग 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना हुई। करीब 1500 साल पहले महाभारत और रामायण को उनके मौजूदा रूप में लिखा गया, और फिर करीब 1400 साल पहले एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई रचा गया। इन महाकाव्यों में भावनाओं की बहुत गहरी समझ थी। सिलप्पादिकारम से लिया गया ये अंश सुनिए। ये कन्नगी का विलाप है जिसके पति कोवलन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार दिया गया था। वो पूछती है, क्या यही न्याय है? मैं अकेली, असहाय और हताश खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर के समाज, न्याय और इंसानी भावनाओं का एक आईना है। और इसी दौर में संस्कृत साहित्य के वो स्तंभ माने जाने वाले ग्रंथ भी लिखे गए जिन्हें हम आज भी पढ़ते हैं।
पुराणों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की कहानियां हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की महान गाथा है और रामायण राजकुमार राम की कहानी है। इन कहानियों ने सदियों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। लेकिन ये सब कुछ, ये कला, ये साहित्य, ये वास्तुकला, आखिर इसकी नींव क्या थी? ये सब किस बुनियाद पर टिका था? तो इसकी बुनियाद थी ज्ञान और विज्ञान। ये निशान देखिए, शून्य। आज तो ये हमें बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन शून्य के चिन्ह का आविष्कार भारत में ही हुआ। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने गणित और गणना का पूरा तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और सिर्फ गणित ही क्यों, खगोल विज्ञान में भी बड़ी जबरदस्त खोजें हुई। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि दिन और रात सूरज के उगने और डूबने से नहीं होते, बल्कि पृथ्वी के अपनी ही धुरी पर घूमने की वजह से होते हैं। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखिए, आयुर्वेद का विकास हुआ। चरक ने चरक संहिता लिखी, जो मेडिसिन पर एक कमाल का ग्रंथ है, और सुश्रुत ने तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की विधियों के बारे में विस्तार से बताया। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ के देखते हैं ना, तो प्राचीन भारत की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो ज्ञान, कला और इनोवेशन से जगमगा रही थी। धातु विज्ञान में ऐसा लोहा बनाना जिस पर जंग न लगे, वास्तुकला में शानदार स्तूप और मंदिर गढ़ना, साहित्य में ऐसे महाकाव्य रचना जो आज भी जिंदा हैं, और विज्ञान में गणित, खगोल और चिकित्सा की दुनिया में नए रास्ते खोजना, ये सब मिलकर प्रतिभा का एक पूरा खाका तैयार करते हैं। प्राचीन भारत की ये उपलब्धियां आज भी हमें आश्चर्य में डाल देती हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कल्पना कीजिए, अभी और कितने रहस्य होंगे जो खोजे जाने बाकी हैं।